नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। सीरीज करो मुट्ठी में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज दूसरा वनडे खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया जीत हासिल करने के लिए उतरेगी और साथ ही सीरीज पर कब्जा भी करने की कोशिश की जाएगी। शिखर धवन की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पहले वनडे में 3 रन से रोमांचक मुकाबले में जीत को हासिल किया था। ऐसे में दूसरे मुकाबले में उनको ये फोकस रहने वाला है कि वो इस मैच पर अपना कब्जा हासिल करें और साथ ही सीरीज को भी जीत पाएं। वैसे भी भारतीय टीम ने 2006 के बाद से विंडीज के खिलाफ एक भी वनडे सीरीज को नहीं गंवाया है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये दबाव भी रहने वाला है कि आप मुकाबले को जीतें। जिस तरीके से पहले मैच की बात करते हैं, शिखर धवन 97 रन की एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, उसके बाद मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की थी और देखना होगा कि आज ये युवा जो गेंदबाज हैं किस तरीके से गेंदबाजी कर पाते हैं। ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्या आज टीम इंडिया में कोई बदलाव होता है, क्योंकि अर्शदीप सिंह भी आज डेब्यू कर सकते हैं। लगातार यही लोग मांग कर रहे हैं कि उनको डेब्यू कराया जाए। दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर हैं, रविंद्र जडेजा मैच खेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो चोटिल हैं और साथ ही अक्षर पटेल भी तीसरे मुकाबले में मौजूद नहीं रहेंगे। और साथ ही दूसरे वनडे की बात करते हैं तो खबर ये भी सामने आ रही है कि अक्षर पटेल भी दूसरे वनडे से पहले चोटिल हो चुके हैं। तो देखना होगा क्या अक्षर पटेल की मैच में वापसी होती है, क्या वो अक्षर पटेल खेल पाते हैं या नहीं। सीरीज में 1-0 से टीम इंडिया आगे है, ये एक टीम इंडिया के लिए एक अच्छी बात है और हो सकता है मैच में उनको इसका फायदा भी हो। मध्यक्रम की बात करते हैं टीम इंडिया के, तो कहीं ना कहीं मध्यक्रम पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ है। अगर हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, अक्षर पटेल की बात करते हैं और साथ ही साथ संजू सैमसन की बात करते हैं, उनको लगातार मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन मौके देने के बाद भी संजू सैमसन ने पहले वनडे में कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। वो मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव, शतक उन्होंने मारा था, लेकिन शतक मारने के बाद उनके बल्ले से तो कोई भी रन नहीं आ पाया है। वही 15 मारते हैं, कभी 20 मारते हैं और जल्दी से आउट हो जाते हैं। तो उनके ऊपर भी दबाव रहेगा कि वो अच्छी बल्लेबाजी करें, क्योंकि इसके बाद टीम इंडिया को 5 T20 मुकाबले खेलने हैं। मुकाबलों से पहले टीम इंडिया को पूरी तरीके से तैयार रहना होगा और साथ ही साथ टीम इंडिया को यह भी ध्यान में रखना होगा कि आपके सामने T20 वर्ल्ड कप भी है। इस मैच में ना ही कोई शिखर धवन की बात करते हैं तो शिखर धवन को यहाँ पर बतौर कप्तान खिलाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने पहले वनडे में कमाल की पारी खेली थी, लेकिन दूसरे वनडे में किस तरीके से शिखर धवन टीम को ओपन करते हैं और साथ ही किस तरीके से टीम का जो नेतृत्व है उसे किस तरीके से कर पाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि पहले वनडे की बात करते हैं तो हर कोई यही अनुमान लगा रहा था कि जो वेस्टइंडीज की टीम है वो इतने बड़े स्कोर को चेज नहीं कर पाएगी, लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा। वेस्टइंडीज की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सभी को चौंका दिया था। आज इसी सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक खेल पत्रकार हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, भारत और जी जी, बहुत वेस्टइंडीज बहुत के शुक्रिया। बीच में आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्या टीम इंडिया में कोई भी बदलाव होगा? क्योंकि अगर हम बात करते हैं हो सकता है यहाँ पर अर्शदीप सिंह को एक डेब्यू के रूप में मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए यही जो मुकाबला होने जा रहा है वो सेम वेन्यू पर खेला जा रहा है, ट्रिनिडाद में। और अक्सर कप्तान ये देखते हैं कि आपका जो विनिंग मोमेंटम है उसको कहीं से ना छेड़छाड़ किया जाए, तो वो सेम प्लेइंग 11 के साथ जा सकते हैं। चूंकि सीरीज में बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं है, 3 मैचों की ये एक दिवसीय सीरीज है, तो इसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस जरूर देख सकते हैं। यस, गेंदबाजी में आप अर्शदीप सिंह को मैं भी देखना चाहूंगा, मेरी भी बहुत दिली ख्वाहिश है कि वो डेब्यू करे। T20 में डेब्यू किया था, 2 महत्वपूर्ण प्राइस विकेट उन्होंने झटके थे और काबिलियत रखता है ये खिलाड़ी। उस सरफेस पे आप अगर आप चेस करने जाते हैं तो फिर इस खिलाड़ी को रंगत में आकर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। रहा प्रश्न इस मुकाबले का कि वेस्ट इंडीज किस तरीके से इसको देखता है, क्योंकि देखिए बहुत ही मामूली अंतर से इस मुकाबले को जीता गया था। भारत कहीं ना कहीं इस मुकाबले को हार गई थी और 38 रन जो पिछले आखिरी के 3 ओवरों में बचाए गए थे मोहम्मद सिराज और डेफिनेटली प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा, ये कमाल की गेंदबाजी थी। तो भारत के इन युवा गेंदबाजों को कहीं ना कहीं ये चीज आ गई कि किस तरीके से प्रेशर सिचुएशन में वापस से की जा सकती है, और उन्होंने सीखा और उसी को दोहराना, उसी को कैरी फॉरवर्ड करना। जी सर, अगर हम बात करते हैं दूसरे वनडे की, तो दूसरे वनडे से पहले ही अक्षर पटेल चोटिल हो चुके हैं। हो सकता है वो दूसरे मुकाबले में ना खेलें। तो अगर वो दूसरे मुकाबले ना नहीं खेल पाते हैं तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एक बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अक्षर पटेल एक बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अक्षर पटेल लगातार टीम का हिस्सा रहे हैं और पिछले मुकाबले में कुछ मिडिल ऑर्डर में, लो डाउन द ऑर्डर में आकर उन्होंने अच्छे रन्स किए थे। एक सटीक बॉल डालते, बहुत ज्यादा टर्नर नहीं है, बॉल को टर्न नहीं कराते, लेकिन जो उनका लेंथ है, विकेट टू विकेट जो बॉल डालते हैं, बैट्समैन को बहुत परेशान करते हैं, खासतौर से दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए।
क्योंकि जो बॉल का ड्रिप होता है वो उतना तेज गति से निकलता है, कभी कभी बहुत सीधा निकल जाता है, इसलिए बैट्समैन को वो थोड़ा समझ नहीं आता कि कहाँ पर जाकर इस गेंद को खेला जाए। तो यस, एक विप्लव तो जरूर है कि एक अच्छा खिलाड़ी है, चोट के कारण वापस है, अगर वो होता तो उसी मानसिकता के साथ खेलता। कंडीशंस के बारे में अच्छी जानकारी है और रिदम में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है खिलाड़ियों के साथ, कप्तान के साथ। और फिर नए प्लेयर को आके वहां से उसी मोमेंटम पे कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेंस में जितने भी खिलाड़ी हैं जो चुनकर गए हैं इस स्पर्धा के लिए, वो सारे के सारे नायाब हीरे हैं। आप उनको कहीं भी किसी भी पोजीशन पर आप लेकर आए, किसी भी में लेकर आए, वो अपना बेस्ट देंगे। जी सर, शिखर धवन की बात करते हैं तो उनके ऊपर पहले से दबाव था और साथ ही पहले वनडे में उनको कप्तानी भी करनी थी। कप्तानी के दबाव होते हुए उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, 97 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, वो लाजवाब थी। प्रिसाइसली, देखिए आप जब कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना वापसी करता है चोट के बाद, और वो 3 फॉर्मेट में से एक ही फॉर्मेट खेल रहे थे, T20 उन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेले, रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बनी, फिर शुभमन गिल को वहां पर देखा गया, KL राहुल आपके पास थे, बहुत सारे खिलाड़ियों को आजमाया गया। और फिर जब आप वापसी करते हैं तो आपके मस्तिष्क में वो एक ही बात रहती है कि आपको जाकर स्कोर करना है, रन्स करना है। अगर आप रन्स करेंगे तो डेफिनेटली ना केवल आप कप्तानी जैसे दायित्व को निभा पाएंगे, बल्कि आगे के जो और भी फॉर्मेट है जहां पर उनके पास अभी भी बहुत सारी क्रिकेट है, उन्होंने दिखाया भी IPL में, हमें कई बार दिखाया, अच्छा जी खेलते हैं, तो वो एक नॉक की उन्हें जरूरत है कि वो जाकर अपने जो रास्ते के बंदे 2 फॉर्मेट्स के लिए वो भी भूल जाए। रामकृष्ण दबाव का तो वो काफी हद तक हट गया, इंग्लैंड में गए थे तो शक्ति पारी थी, रोहित शर्मा के साथ, कप्तान के साथ मैच जिताया था, खड़े रहे थे, हालांकि थोड़ा स्लो स्टार्टर रहे, जी लेकिन यस अब उनको मोमेंटम मिल गया। पिछली पारी आप देखें तो एज ए कैप्टन उन्होंने टाइम लिया, खड़े रहे और शोल्डर पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, शुभमन गिल को अलाउ किया कि आप जाकर अपने शॉट्स के लिए, एक अच्छे कप्तान की निशानी यही है कि वो आपके साथ जो यंगस्टर खेल रहा है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा मौका दें, उसको प्रेशर में आने की कोशिश ना बिल्कुल करने दें, जी और सर। उसको बोले कि आप अपने नेचुरल गेम खेलो, वो खेला भी तो शिखर अच्छे लगे, बैट से भी और कप्तानी से। जी सर, आपने शुभमन गिल का जिक्र किया तो हर कोई यही कयास लगा रहा था कि उनको टीम इंडिया से बाहर किया जाएगा, उनकी जगह हो सकता है ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है, संजू सैमसन ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया। आप जरा कोई मतलब आपको लगा नहीं था कि सर क्या यहाँ पर दोबारा से ईशान किशन को मौका दिया जाना चाहिए? देखिए अब बहुत सारे विकल्प भारत के पास इस समय मौजूद हैं। अगर एक एक बल्लेबाज नहीं चल रहा तो आपके पास इतने सारे मैच विनर हैं, आप किसी को भी वापस लेके आ सकते हैं। संजू सैमसन जरूर बल्ले से नहीं तो एस नंबर 5 भी है, तो फिर आपके पास वो बहुत सारा अनुभव है, जबकि यह काबिलियत है, नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपके पास वो बेंच स्ट्रेंथ है। अब डिपेंड करता है कि कप्तान के मन में क्या जा रहा है, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है कि उनको एक और मौका दिया जाना चाहिए या फिर एक फेर बदल के साथ जाना चाहिए। तो ईशान किशन भी वुड नॉट बी अ बैड ऑप्शन, और उन्होंने अच्छा किया है। अगर आप उनको पारी की शुरुआत कराए तो भी वो बहुत अच्छा करेंगे, मिडिल ऑर्डर में भी आप लेकर आए तब भी वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो फिर विकल्प है आपके पास, और अच्छे विकल्प है, सकारात्मक विकल्प है, क्योंकि जब बहुत सारा टीम बेंच होता है और सारे के सारे अच्छा करते हो तो फिर ये माता पच्ची ना एक पॉजिटिव माता पच्ची हो जाती है जी सर। कि आप किसको रखिए किसको छोड़े। लेकिन अच्छी चीज ये कि जिसको भी आप अंदर लेके आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो फिर जी सर। सर दीपक हुड्डा की अगर हम बात करते हैं, दीपक हुड्डा एक बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने करके बताया कि अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं। उनको विराट कोहली के रूप में देखा जा रहा था कि विराट कोहली बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन पहले मुकाबले में दीपक हुड्डा का फ्लॉप होना, अगर दूसरे मुकाबले में दीपक हुड्डा कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं तो हो सकता है उनको तीसरे वनडे में टीम इंडिया से बाहर कर दिया जाए। देखिए हो सकता है। पहली चीज तो ये कंपैरिजन जो विराट वर्सेस हम दीपक हुड्डा का देख रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं होना जी चाहिए। बिल्कुल। यंगस्टर है, और विराट कोहली ने जो क्रिकेट हमारे देश के लिए खेला है, तेंदुलकर, सहवाग, लक्ष्मण, द्रविड़, इन सब ने जो क्रिकेट हमारे देश के लिए खेला वो कंपैरिजन के लिए नहीं है, वो एक आदर्श स्थापित करने के लिए है कि आपने किन परिस्थितियों में किन विकेट पर जाकर खेला, कौन कौन सी कठिन टीम के विरुद्ध जाकर खेला, नए नए आयाम स्थापित किए। अब जो यंगस्टर्स हैं, नए शूज हैं, उनको किस तरीके से जाके परफॉर्म करना है, तो वो सीखने वाली बात है। यस, दीपक हुड्डा अच्छे लग रहे थे पिछले मैच में, वो उतना शायद रंग में नहीं दिखे, आयरलैंड के विरुद्ध क्या कमाल का शतक जड़ा जी था। सर। तो बहुत मुश्किल होता है कि देखिए जो खिलाड़ी फॉर्म में है उसकी मोमेंटम को आप ब्रेक करते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। जैसे देखिए आप अच्छा खेल रहे हैं तो आपको उसको रखना चाहिए था, विराट आए, आपने हुड्डा को बाहर कर दिया। फिर आप देख रहे हैं कि विराट अगर अच्छा खेले तो फिर उनको वापसी का रास्ता मिले,
या विराट बहुत ज्यादा खराब खेले तो फिर हुड्डा का रास्ता मिले। तो अगर विराट ही खेलना चाहते तो टीम मैनेजमेंट के पास विकल्प नहीं है कि वो हुड्डा को अंदर ले सके। फिर आपको किसी तीसरे चौथे खिलाड़ी के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम इनको बाहर बैठाएं और इसको अंदर। तो ये थोड़ी सी जरूर समस्या है। बट ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि दीपक हुड्डा फॉर्म में नहीं है। अच्छे प्लेयर हैं। वो सिचुएशन आप देखें, लगातार विकेट्स गिर रहे थे, जी डेथ सर। ओवर्स की बॉलिंग चल रही थी और जो अल्जारी जोसेफ क्या कमाल की बॉल डाल रहे थे, वहां पर तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी। तो ऐसे जी समय में किसी भी खिलाड़ी का विकेट जल्दी गिर सकता है और कोई भी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल सकता है। प्रेशर सिचुएशन में आउट होना बहुत सी आम बात है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि आलोचना नहीं की जानी जी चाहिए। बिल्कुल सर। सर अगर पहले मुकाबले की बात करते हैं तो शिखर धवन ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, उनके साथ शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली थी, लेकिन जो हमारा मध्य क्रम था वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ था। अगर मध्य क्रम रन बनाता तो हो सकता है टीम इंडिया 350 से भी ज्यादा रन बना पाती। बिल्कुल, देखिए पिछले एपिसोड में मैंने यही बोला था कि शुरुआत बहुत कमाल की थी। एक ही विकेट हमने किया, वो भी आपको रनआउट के रूप में मिला था। जी उसमें सर। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की कोई भी मान्यता नहीं थी। तो डिपेंड करता है कि जो शुरुआत आपको मिली है आप उसको लंबी पारी में कन्वर्ट करें। देखिए ये खिलाड़ी महान कैसे बने हैं, मौका मिला छोड़ा नहीं। अगर एक आधा जीवन दान भी मिला तो फिर वापसी का रास्ता गेंदबाजों को नहीं दिया और लंबी इनिंग्स खेलते थे, मैच विनिंग नॉक खेलते, तब जाकर वो बड़े नाम बने। तो यंगस्टर्स को भी यही चाहिए कि आप अगर 50-60 बना लेते तो 50-60 आपको सिर्फ एक शुरुआत है। आप उसको 150-200 में कन्वर्ट करें। समवन लाइक रोहित शर्मा, उन्होंने भी यही किया कि एक बार शुरुआत मिल गई तो फिर वो जाने जी नहीं देते थे और फिर बड़े बड़े नॉक्स उन्होंने खेले। तो यस, मिडिल क्रम मध्य क्रम की आप बात कर रहे थे। आई थिंक सूर्या का वो जो इनर रेस लगा था स्टंप्स पर, तो वो हर बार नहीं होने वाला और वो मध्य क्रम हर बार क्रम्बल नहीं होगा। आज हम बिल्कुल देखेंगे कि मध्य क्रम हमारा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करेगा और ऐसे प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं जो अच्छे फॉर्म में हैं, अच्छे आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया मान सकता है। और जब टीम का जो रथ है अभी अजय है, इतनी सारी टीमों को हमने हराया है, क्लीन स्वीप भी हमने किया है, तो बहुत विश्वास मिलता है। और कैप्टन आपको अगर बैक करे तो फिर सोने पे सुहागा, घबराने की कहीं से भी कोई जरूरत नहीं। जी सर, हम तो दुआ यही करते हैं कि जो हमारा मध्य क्रम है ओपनर्स हैं सभी चलें, लेकिन हर कोई सर चल नहीं पाता। मैच का Absolutely. यही खेल होता है, क्रिकेट टेस्ट में कोई भी आउट हो सकता है। लेकिन सर गेंदबाजों की मुख्य तौर पर बात करना चाहूं तो गेंदबाजों की वजह से पहले वनडे में हम जीत पाए हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिराज ने गेंदबाजी की थी काबिले तारीफ था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे, और साथ ही उनके ऊपर ये प्रेशर भी था कि आपको उनको जो सेट बल्लेबाज हैं वेस्ट इंडीज के, आपको उन्हें आउट भी करना है और आपको रन भी बचाने हैं। बिल्कुल, देखिए किसी भी गेंदबाज के लिए परेशानी का सबब होता है कि आप प्रेशर सिचुएशन में जाकर अच्छी गेंदबाजी करें। और वो एक दिन की बात है। सिराज ने बहुत मेहनत की है। आपकी याद होगा कि पिछले तीसरे जो आईपीएल है 2017-18, उनके उतने मुफीद नहीं गए, बहुत रन पड़ रहे थे, इकोनॉमी रेट बहुत ज्यादा था। फिर वापस से करी, ऑस्ट्रेलिया में कमाल की गेंदबाजी करी, इंग्लैंड में अच्छी गेंदबाजी करी। तो उनको पता है कि अब उनका गेम क्या हो गया है। जब एक गेंदबाज, जब एक बैट्समैन, कोई भी प्लेयर अपने खेल को अच्छे से समझ लेता है तो फिर समस्याएं कम हो जाती हैं। सिराज ने भी वही किया। आप उनका बॉल देखें, नई बॉल से सीम जो लहराता हुआ अंदर की तरफ खास तौर से जाता है, वहां बैट्समैन को प्रॉब्लम होता है। वो बहुत तेज इनकटर इन्होंने डेवलप किया है और अच्छी कोशिश ये भी की कि सही लेंथ पर बॉल डाले, अच्छे टप्पे पे बॉल डाल रहे हैं। इकोनॉमी रेट में भी बहुत सुधारा है, फिटनेस पे भी काम किया है, विविधताओं पे काम किया है। तो डेफिनेटली सिराज से आज भी उम्मीदें रहेंगी, एक फ्रंटलाइन बॉलर के रूप में आए। भूलना नहीं चाहिए कि मिशन मेलबर्न हमारे सामने है और वहां पर बाउंस वाली विकेट पे अगर आपको एक यंगस्टर बॉलर विकेट निकाल कर देता है तो सोने पे सुहागा। और वो सिराज में काबिलियत है। 38 रन, जैसे कि मैंने बताया था कि 18 गेंदों से आपने डिफेंड किए। खुर्शीद कृष्णा का भी मैं नाम इसमें शुमार करना चाहूंगा। तब जाकर वो अंतिम ओवर में 15 रन आपको डिफेंड करने थे। वो अंडर प्रेशर सिराज ने बहुत कमाल की गेंदबाजी। जी सर, अगर हम हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, अच्छी बात है हिंदुस्तान ने अच्छा खेला, लेकिन वेस्ट इंडीज की बात करना चाहें तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने Yes. कमाल की बल्लेबाजी की थी। किसी ने उनसे उम्मीद नहीं किया था कि आप इतना रन बना पाएंगे। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज हैं 200 पे आउट हो जाएंगे, इतने बड़े स्कोर को बना नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने करके दिखाया कि अगर हम अच्छा खेलते हैं, अगर हम, जो उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अगर उनका कोई भी एक बल्लेबाज आउट हो जाता है तो अपोजिशन की जो टीम है वो यही सोचने लग जाती है कि अब उनके पास वापसी करने का मौका है। हाँ बिल्कुल, देखिए वापसी करने का मौका है, ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि आज का मुकाबला हम जीत ही जाएंगे। जी यद्यपि सर। यस, ऐसी हमारी उम्मीदें जरूर है, विविंग मोमेंटम हमारे पास है, कॉन्फिडेंस हमारे पास है। और प्रतियोगिता का जब आप पहला मुकाबला जीतते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप सफलता के रथ पे सवार होते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें पीछे छूट गई हैं। विपक्षी टीम को जो हारी है उनको सारी चीजें नए सिरे से करनी होंगी और वो नए सिरे से सटीक बैठेंगे यानी, इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते। लेकिन जो टीम जीत गई है उनको कुछ नया नहीं करना है, उसी चीज पे जाना, उसी प्लान्स के तहत जाना है।
आपने कमजोरियां देखी, वेस्टइंडीज ने बहुत कमाल की बल्लेबाजी करी थी। आप देखें निकोलस पूरन थोड़ा सा और टिक जाते तो ये मुकाबला हमारे मुमकिन नहीं होता, शायद वेस्टइंडीज 1-0 से आगे होता। जी सर। मेयर्स ने अच्छी बल्लेबाजी करी है, ब्रेंडन किंग बहुत बढ़िया कर रहे थे। एक ही चीज देखनी है कि आपको जो शुरुआत में उसको कैरी फॉरवर्ड करें, गलत शॉट्स बिल्कुल भी ना खेलें, और जैसे विकेट क्रम्बल होता है, गिरने स्टार्ट होते हैं, तो वो गुच्छों में विकेट मिलते हैं। और भारत के पास वो काबिलियत है कि अगर आप एक विकेट चटका देते हैं 150 के पार्टनरशिप के बाद भी, तो फिर वो 2-3 विकेट जल्दी जल्दी गिराने के बाद वापस मुकाबले में वापस ही करते हैं। तो निर्भर करता है कि वापसी किस तरीके से कर सकते हो। वेस्ट इंडीज में वो काबिलियत है कि वो बाउंस कर सकते हैं, जी सर। डेफिनेटली नो डाउट वो से है जी वो। सर। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। पूरे 50 ओवर आपके पास है, धैर्य से खेलें, शुरू उसको कैरी फॉरवर्ड करें, और विकेट्स गिरे हैं तो फिर आप गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलें अपना वक्त। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पर लौटेंगे। नीरज चोपड़ा ने किस तरीके से आज कमाल किया है उसी पर करेंगे चर्चा, ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नीरज चोपड़ा ने रचा है इतिहास, हरियाणा के चोरा ने कमाल कर दिया है। जो कोई नहीं कर पाया वो नीरज चोपड़ा ने कर दिखाया है। हिंदुस्तान के लिए आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान के लिए 19 साल बाद सिल्वर को जीता है। इस चीज से हर एक हिंदुस्तानी के दिल में खुशी है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक के गोल्डन बॉय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। नीरज ने अमेरिका के यूजेन में हुई चैंपियनशिप के फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। वहीं जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि अपना बेस्ट देने की हर संभव कोशिश करता रहूंगा। मुकाबला कड़ा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। देश के लिए मेडल जीतना गर्व की बात है, लेकिन गोल्ड की उनकी भूख अभी मिटी नहीं है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के फाइनल में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। फाइनल में नीरज चोपड़ा का पहला अटेम्प्ट फाउल रहा, जबकि दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 82.39 मीटर का थ्रो किया। ये उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी दूर था। दूसरी ओर ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने पहले ही अटेम्प्ट में 90 मीटर को पार कर लिया। उन्होंने लगातार 2 अटेम्प्ट में 90.21 और 90.46 मीटर का थ्रो करते हुए अपना मेडल पक्का कर लिया था। नीरज ने तीसरे अटेम्प्ट में अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया। 86.37 मीटर का थ्रो करते हुए चौथे नंबर पर पहुंच गए। भारतीय स्टार ने चौथे राउंड में 88.13 मीटर का थ्रो करते हुए दूसरा नंबर पा लिया। चेक रिपब्लिक के याकूब वाल्डेश तीसरे नंबर पर रहे। वो 81.31 मीटर दूर ही भाला फेंक सके। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के सिल्वर जीतते ही उनके पानीपत के घर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। नीरज ने जैसे ही सिल्वर जीता तो उनके घर में मिठाई और लड्डू बांटे जाने लगे। नीरज की मां ने तो जीत के जश्न में डांस करना शुरू कर दिया। वहीं नीरज के सिल्वर जीतने पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम राजनेताओं और हस्तियों ने ट्वीट कर नीरज को बधाई भी दी। नीरज 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में भारत को कांस्य पदक दिलाया था। इस बड़े मुकाबले में नीरज के सामने एंडरसन पीटर्स थे, जो ओलंपिक के फाइनल में भी नहीं पहुंच पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो देखा आपने, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में खुशी है, हर एक के चेहरे पर मुस्कान है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज वॉच इंडिया पर। और आपको पहले तो बहुत सारी बधाई, नीरज चोपड़ा ने इतिहास को रच दिया है।
शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे संपर्क हो पाए। तो 19 साल बाद हिंदुस्तान ने पदक को जीता है। हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। इस जीत पर पीएम मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है और साथ ही हर एक हिंदुस्तानी के दिल में खुशी की लहर है। तो आपको बता दें 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में भारत को कांस्य पदक दिलाया था, जो ओलंपिक के फाइनल में भी पहुंच गए थे। तो ओलंपिक के गोल्डन बॉय ने एक बार फिर से इतिहास को रचा है और साथ ही हिंदुस्तानियों के लिए एक तोहफे के रूप में सिल्वर जीता है, जो कि एक गर्व की बात है। तो ओलंपिक के गोल्डन बॉय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। नीरज ने अमेरिका के यूजिन में हुए चैंपियनशिप के फाइनल में 88.13 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। वहीं जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं अपना बेस्ट देने की लगातार कोशिश करता रहूंगा। मुकाबला कड़ा था, मुकाबला बड़ा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, एक बड़ा दिन है आज। और कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा ने मैच को जीतने के बाद कहा कि मैं लगातार अच्छी कोशिश करता रहूंगा। बड़ा मुकाबला था, कड़ा मुकाबला था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज इन सब को लेकर हम चर्चा करेंगे। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर से। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और सारे देशवासियों को जी बधाई। सर। जितने भी खेल समर्थक है और नीरज चोपड़ा ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, बहुत काबिले तारीफ। जी सर, 19 साल बाद से हिंदुस्तान ने मेडल को जीता है, एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा के लिए ये गर्व की बात है। तो देखिए, नीरज चोपड़ा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जी लिए सर। गर्व की बात है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, आप सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। 19 साल का जो सूखा था वो कहीं न कहीं खत्म। और नीरज चोपड़ा को जब आप टोक्यो ओलंपिक शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हम लगातार कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क हो पाए। तो 2003 में हिंदुस्तान के लिए अंजू बॉबी जॉर्ज ने पेरिस में पदक को जीता था, लेकिन एक बार फिर से 2022 में हरियाणा के छोरे ने कमाल कर दिया है। तो एक बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र जी। सर, 2003 में हिंदुस्तान ने इस जो मेडल है उसे जीता था, लेकिन 2022 एक लंबा अरसा यानी कि करीब 17 से 18 साल बाद हिंदुस्तान ने दूसरे मेडल को जीता है सर। बिल्कुल। अंजू बॉबी जॉर्ज ने लंबी जी सर। कूद में ये एक इतिहास बनाया था 2003 में। पेरिस में वो इवेंट हुआ था। तो वहां से लेकर यहाँ तक का सफर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर आया। अब ऐसे एथलीट हमारे सामने है कि जिनसे आप जो सारे के सारे मेडल प्रोस्पेक्ट हैं, और फिर उनकी तैयारियां किस तरीके से हैं, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया है, पूरा देश उनकी सपोर्ट में लगा हुआ है, उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, और सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो उसका फर्क दिखता है। क्योंकि ओलंपिक में हमारे पास जरूर उतने सारे पदक जरूर नहीं है, लेकिन यस, हमारे पास इतना जरूर था कि हमारे खिलाड़ी उतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जाते। एक चीज और भी गौरतलब है देवेंद्र की, मैं पूरे देश को ये बताना चाहूंगा। जिस तरीके से वहां की कंडीशंस थी, हवा बहुत तेज चल रही है, हवा के विपरीत आपको उस जैवलिन को सटीक जगह पे फेंकना है, वो बहुत बहुत मुश्किल होता है कि आपका जो पूरा नहीं बेटे आगे के तो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी बात है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास को रचा है। एक बार
2003 की बात करते हैं तो अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पदक दिलाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं नीरज चोपड़ा। और साथ ही हिंदुस्तान के लिए आज का एक बड़ा दिन है। अगर हम बात करते हैं, उन्होंने जिस तरीके से पहला जो थ्रो किया था वो फाउल हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने जो प्रेशर वाली कंडीशन थी उसके बाद उन्होंने अच्छा थ्रो किया। 82.39 मीटर का उन्होंने थ्रो किया है। और साथ ही इस जीत के बाद पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है। उनका परिवार की बात करते हैं तो उनके परिवार में खुशी की लहर है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।